आज हम ज्योग्राफी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हमारा टॉपिक है आर्कटिक मेल्ट, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द आर्कटिक मेल्ट। आर्कटिक ओशियन की आइस के मेल्ट होने की वजह से किस तरह की जियोपॉलिटिक्स का जन्म हुआ। वर्ल्ड लेवल पर कमर्शियल, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी यानी कि मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल एंड एनर्जी रिसोर्सेज रिलेशन कैसे बदलने वाले हैं। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। जिस वे में आज हम ये टॉपिक टारगेट करेंगे उस वे में आप इसे कवर करिए। तो हमारा आपसे ये कमिटमेंट है कि इसके रिलेटेड अब आपको पास्ट एंड फ्यूचर में कोई भी करंट अफेयर रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलती है, कोई स्टोरी मिलती है, वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए, हमारी क्लास का पर्पज़ क्या रहता है, हम आपको डेली बेसिस पर 3-4 न्यूज़ नहीं देते हैं क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल एंड रेडीमेड कंसेप्ट है। इसके बजाय अगर आपको कंसेप्ट दिए जाएं तो वो कंसेप्ट जो होते हैं वो एवरलास्टिंग होते हैं। अगर आपको वो सिखाए जाएंगे तो जब भी करंट अफेयर्स उनसे रिलेटेड आएंगे, जब भी कोई न्यू डेवलपमेंट उनसे रिलेटेड होगी, कंसेप्ट्स आपके माइंड में स्ट्रांगली रहेंगे तो वो चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे। तो आपको जियो पॉलिटिक्स अच्छे से समझाई जाए, आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सारे कॉन्टिनेंट्स की एंड ओशियन की लोकेशन, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, जो कुछ कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ हैं, हम इस पे ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। हमारी फोकस इस पे रहती है। ये हो गया तो यूपीएससी का करंट इज़ अ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट करंट। ये अदर एग्जाम्स के जैसा नहीं होता कि अभी जो घटना हुई है वो पूछी है, क्योंकि हर घटना एक लॉन्ग चेन इफेक्ट है पहले हो रखे इवेंट का। और मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट कोल्ड वार एरा के दौरान हुए हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हैं, पॉलिटिक्स हैं, रिलीजियस हैं, कल्चरल हैं या इकोनॉमिक हैं। अगर हमने उस पीरियड के दौरान हुए उन चेंजेस को, उन डायनामिक्स को अच्छे से समझा है, आज उनके रिलेटेड हो रही किसी भी चीज़ को हम एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट बेहतर समझ पाएंगे अगर हमारे पास उसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वोकैबुलरीज़ की क्लैरिटी है, की टर्म्स हमें आती हैं, और उसके ऊपर आपको क्या करना होता है। फिर जो अभी रिसेंट कोई नई डेवलपमेंट हुई, जस्ट वो डेवलपमेंट अपनी ऑलरेडी रिटेन्ड नॉलेज में ऐड करनी होती है, दैट्स इट। लेकिन अगर आपको उस न्यूज़ का ही नहीं, उस कंसेप्ट का पता ही नहीं है, आप उसे डायरेक्ट न्यूज़ से टारगेट कर रहे हैं, तो फिर उसके माध्यम से जो उसमें आने वाली छोटी छोटी टर्म्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, उन्हें फिर पीछे जा करके सर्च करके डीपली पढ़ना होगा। इसके माध्यम से आप बड़ी मुश्किल एक न्यूज़ कवर कर पाते हैं और उसमें लॉस्ट हो जाते हैं। ऐसे में ही हमारा आज का टॉपिक रहेगा और टॉपिक का नाम मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द आर्कटिक मेल्ट और इंडियन स्टैंड। इंडिया का स्टैंड क्या है। इसमें हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज अनक्लॉज 1982 का डिस्कशन करेंगे। ये हम पहली बार नहीं कर रहे, इसके ऊपर हम डीपली पहले पढ़ा चुके हैं। टेरिटोरियल सी क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं, इसके सारे एक्ट इवेंट हम पहले क्लियर करा चुके हैं। आज टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें समझाई जाएंगी। सेकंड, इसी में हम आर्कटिक काउंसिल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आज की डेट में हॉट डिबेट बनी हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, द अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के स्टैंड की वजह से। तो लेक्चर्स के अंदर जब एम्बेडेड रहती हैं ऐसी बॉडीज़ तो ये आपको समझ आती हैं, लेकिन जब आप इन्हें रेडीमेडली एज अ गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल, एज अ रीजनल बॉडीज़ के तौर पे पढ़ते हैं तो इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी समझ में नहीं आती है। लेकिन जिस वजह से बनी है, अगर उस टॉपिक में इन्हें एम्बेडेड रख के पढ़ा जाए तो प्रैक्टिकली हमेशा लर्न रह जाती हैं इनकी मेंबर स्टेट्स, इनके ऑब्जर्वर स्टेट्स। क्योंकि आपको टॉपिक पता था तो आप उसी सराउंडिंग रीजन के मेंबर स्टेट्स, टॉपिक, ऑब्जर्वर स्टेटस सारे समझ पाते हो। अदरवाइज आप सिंपली इन कंट्रीज़ की तरह इन्हें लर्न करेंगे और कंट्रीज़ कभी 12 है कभी 13 वो भूलेंगी तो प्रॉब्लम में आते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं ताकि क्लियर हो जाएं चीज़ें। देखिए, ओवरव्यू ये है, ये आपके सामने हमने ग्लोब, वर्ल्ड का मैप लगा रखा है और दैट मैप इज़ अ पॉलिटिकल मैप। ये पॉलिटिकल मैप है। सबसे पहली बात तो आज दिन तक मैप बनाने वाले के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो एक स्फेरिकल मैप को 2 डायमेंशन में कैसे दिखाए, दैट टू इन एन एग्जैक्ट मैनर। इसका जादू आज आप देखेंगे कि 2D में और एक एक्चुअल ग्लोब में फ़र्क क्या होता है। तो वी हैव ग्लोब ऑल्सो और हमारे पास मैप भी है। हम दोनों लेवल पे आपको बात समझाएंगे। इसमें आपको पता है ये रशिया के, ये यूराल माउंटेन
मैं कई बार ही बता चुका हूँ। तो ये सारा रशिया का रीजन, ये यूराल माउंटेन का ईस्टर्न, ये कजाकिस्तान, ये नीचे जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये तुर्की होते हुए, ये सारा सऊदी अरेबिया होते हुए, यमन होते हुए, मालदीव्स, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी के वेस्ट तक, ये सारा फिलीपींस एंड जापान होते हुए ये एशियन कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आपके सामने ये सारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। देन ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ थोड़े छोटे आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, इसे हम ओशियनिया भी कहते हैं और कॉन्टिनेंट नेम इज़ ऑस्ट्रेलिया। और ये है अंटार्कटिका। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आपके सामने, पता है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड यूरोप। यूराल के वेस्ट का रशिया का ये पार्ट एंड द अदर यूरोपियन कंट्रीज। और 4 ओशियंस हैं हमारे सामने, दैट हाफ इन दिस डायरेक्शन, हाफ इन दिस डायरेक्शन। अगर आप इसे गोल कर देंगे तो ये है सारा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। उसके बाद ये एस शेप में अटलांटिक, देन द ट्रायंगुलर शेप इंडियन ओशन, और ये नॉर्थ पोल पे है आर्कटिक ओशन। तो साउथ पोल पे लैंड है, दैट इज अंटार्कटिका, दैट इज द कॉन्टिनेंट, एंड नॉर्थ पोल पे वाटर है, दैट इज आर्कटिक, दैट इज द ओशियन। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सीज हैं। अब जब हम 7 कॉन्टिनेंट एंड 4 ओशियंस की बात करते हैं तो हमारा आज का टॉपिक एक ओशियन है, दैट इज नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशियन, हमें उसका डिस्कशन करना है। ये सीज एंड ओशियंस डिक्लेयर कौन करता है? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, IHO, ये डिक्लेयर करती है कि कौन सी है, कौन ओशियन है। ऐसे में आर्कटिक ओशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्कटिक ओशियन के बारे में कुछ बेसिक बातें, हमारे चारों ओशियंस में से ये सबसे छोटा ओशियन है, स्मॉलर ओशियन है, और सबसे शैलो ओशियन है। 3300 मीटर डीप है ये, अदर ओशियंस आर वेरी डीप। तो सबसे छोटा एंड सबसे शैलो ओशियन है। इसकी सैलिनिटी सबसे कम है, लवणता। ओशियंस में कई तरह के डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता जो नमक आप खाते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, बहुत सारे अदर सॉल्ट्स भी होते हैं। ये सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स एक सैलिनिटी प्रोवाइड करते हैं ओशियन को, और वो सैलिनिटी पे ओशियन के कई तरह के डायनामिक्स एंड खुद सैलिनिटी ओशियन के डायनामिक्स पे डिपेंड होती है। वो हम सैलिनिटी के चैप्टर में कभी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ भी चुके हैं और कभी दोबारा पढ़ भी लेंगे। मेन बात यह है कि इन ओशियंस में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो आर्कटिक ओशियन इज़ वेरी लेस सैलाइन। रीज़न इज़ कि सबसे पहला रीज़न ये है कि टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से एवेपोरेशन जो है वो उस लेवल पे होता नहीं, और जब एवेपोरेशन नहीं होगा तो सॉल्ट कंसनट्रेशन नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बड़े लेवल पर इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर मिलता रहता है, क्योंकि अगर आप ये सारा साइबेरिया का रीजन देखें, रशिया का, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को देखें और ये कनाडा अलास्का रीजन को देखें, तो मोस्टली रिवर जो है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए वाटर पोर करती हैं आर्कटिक ओशन में। और आर्कटिक ओशन लगभग 3 दिशाओं से पानी से घिरा रहता है। तो इसकी वजह से हाई लेवल इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर की वजह से, मीठा पानी मिलने की वजह से इसकी लवणता कम रहती है, सैलिनिटी जो है वो कम रहती है। अगला इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि इसके कनेक्शंस बहुत कम हैं। जैसे गर्म पानियों के साथ पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन के साथ इसके कनेक्शन कुछ नैरो पैसेजेस के थ्रू ही हैं, इंडियन ओशन के साथ तो इसके कनेक्शन है ही नहीं। इसकी वजह से जो वार्म वाटर, जो सैलाइन वाटर हैं, उनके साथ कम इंटरमिक्सिंग होने की वजह से भी इसकी सैलिनिटी कम रहती है। अगर इसकी हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके कनेक्टिविटी के ज़रिए कौन से हैं? सबसे पहला ज़रिया आपको ये नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेरिंग स्ट्रेट। यानी कि अगर आप बात करें तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड रशियन कॉन्टिनेंट, मैप गोल होता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख लीजिए, रशियन कॉन्टिनेंट एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इनके बीच में ये जो पतली जल की धारा बह रही है इसे स्ट्रेट कहते हैं। जैसे देखिए, कोई भी नैरो पैसेज ऑफ द वाटर जो 2 ओशियंस को कनेक्ट करे और 2 कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करे, 2 लैंड बॉडीज को डिवाइड करे, उसे स्ट्रेट कहते हैं। कई वे में लिखा जाता है इसे, आप लिख सकते हैं। और कोई भी नैरो प्रोजेक्शन ऑफ द लैंड, नैरो पैसेज ऑफ द लैंड जो 2 ओशियंस को डिवाइड करे और 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करे, उसे इस्थमस कहते हैं। और इनमें से पनामा इस्थमस इज़ वेरी फेमस, दैट पनामा इस्थमस, ये 2 ओशियंस जैसे अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक को डिवाइड करती है और 2 कॉन्टिनेंट जैसे साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को मिलाती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट को डिवाइड करने वाली ये पतली जल की धारा बेरिंग स्ट्रेट है, और दूसरी लैंग्वेज में कहें कंट्री वाइज तो USA एंड रशिया को डिवाइड करने वाली बेरिंग स्ट्रेट है।
तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट यूएसए एंड रशिया को डिवाइड करती है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी स्टेट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया को डिवाइड करती है, बेरिंग स्ट्रेट। और क्वेश्चन आ सकता है कौन सी स्टेट पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करती है, तो बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। ऐसे कुछ स्ट्रेट्स हैं, इन्हें कभी भी लर्न नहीं करना चाहिए। ज्योग्राफी इज़ नॉट अबाउट टू लर्न कि आप इन्हें एक लिस्ट बना करके लर्न करें, स्ट्रेट्स लिख लें, इस्थमस लिख लें, सीज एंड ओशियंस। ज्योग्राफी इज़ टू ऑब्जर्व. You can observe it from the maps, from the globe, from different cultural, political, social aspects. तो वो आपके दिमाग में छप जाती है। ज्योग्राफी मैप है और मैप दिमाग में रहे तो अच्छा है। मैप आंखों में अक्षर की तरह नहीं रहना चाहिए, आप इन्हें नाम से नहीं याद रख सकते। समझ आई बात? तो ये अटलांटिक एंड पैसिफिक को बेरिंग स्ट्रेट जोड़ देती है, ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था। तो इतनी पतली जल की धारा के थ्रू ये पैसिफिक ओशन से मिलता है, बाकी बंद है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये नॉर्वेजियन सी है और इसके माध्यम से ये आकर के मिल रहा है अटलांटिक ओशन से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बैफिन बे है, इसके थ्रू ये आकर के मिल रहा है अटलांटिक ओशन से। तो ये भी उस लेवल पर उतने ब्रॉड नहीं है। इस तरह से इसकी कनेक्टिविटी होती है एंड इंडियन ओशन से ये कनेक्ट नहीं होता। आई बात समझ में? तो इसलिए सैलिनिटी कम है। अगर हम आर्कटिक ओशन को देखें तो आर्कटिक ओशन रीजन को मोस्टली कवर अप करने के लिए आप एक लाइन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ आइसोथर्म लाइन जिसे हम कहते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म लाइन का यूज़ होता है, जिसके तहत आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं आर्कटिक के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर हम आर्कटिक ओशन के बारे में लैंड एंड वाटर का कितना एक्सपेंशन है ये देखें तो लगभग 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एक्सपेंशन है एंड 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाटर एक्सपेंशन है। तो 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एक्सपेंशन है, 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाटर एक्सटेंशन है, जिस आर्कटिक रीजन का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। आई बात समझ में? कौन सी कंट्रीज कोस्ट शेयर करती हैं? तो ये नेचुरल सी बात है। कंट्रीज वाइज देखें तो रशिया आपके सामने ही है, रशिया आपको दिख रहा है। पहले वो कंट्रीज देख लेते हैं बड़ी बड़ी। तो रशिया, सेकेंड यू कैन सी कनाडा आपके सामने है। इसके बाद आप देखिए, अगर अमेरिका के पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास अलास्का नहीं होता तो फिर शायद ये नहीं शेयर कर पाता आर्कटिक ओशन के साथ कोई भी बाउंड्री। लेकिन अभी है इसके पास अलास्का, तो अलास्का तो हमें 3 कंट्रीज तो क्लियर ही हो गई, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाया अलास्का एंड रशिया। बाकी कंट्रीज कौन है? तो दूसरी मैं कंट्री का नाम लूँगा, चौथी कंट्री का नाम डेनमार्क। अब डेनमार्क आप कहेंगे कि ये रहा डेनमार्क यूरोप में, तो ये कैसे शेयर कर रहा है? तो डेनमार्क के अंदर डेनमार्क का एक आइलैंड है, दैट इज़ ग्रीनलैंड। तो वाया ग्रीनलैंड डेनमार्क बॉर्डर शेयर करता है आर्कटिक ओशन से। हाँ, आज की डेट में ये कहानी है कि आने वाले समय में ग्रीनलैंड डेनमार्क से बाहर हो जाएगा अगर आर्कटिक ओशन के रिसोर्सेज उस लेवल पर एक्सप्लॉइट हुए जैसा इमेजिन किया जा रहा है। क्यों? 1979 में डेनमार्क की पार्लियामेंट, डेनिश पार्लियामेंट के द्वारा सेल्फ रूल के राइट्स दे दिए गए थे ग्रीनलैंड को। 2009 में ग्रीनलैंड के द्वारा सेल्फ गवर्नमेंट के राइट्स ले लिए गए थे डेनमार्क से। और अब तेज़ी से मुहिम चल रही है कि एक आने वाले समय में इंडिपेंडेंट स्टेचर ले जाएगा ग्रीनलैंड। आज भी ग्रीनलैंड को अपने कस्टम, कल्चर, वैल्यू सिस्टम को मैनेज करने की कोई भी डेनमार्क से, कोई भी ग्रीनलैंड से पर्टिकुलरली उस टेरिटरी से रिलेटेड कोई इशू है तो उसे एज ए इंटरनल मैटर कंसिडर करके ग्रीनलैंड खुद डील करता है। तो इंटरनल मैटर के आज़ादी मिल चुकी है, फाइनेंसेस हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो डेनमार्क हैंडल करता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर रिसोर्सेज आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई और ग्रोथ हुई तो ग्रीनलैंड अलग भी हो सकता है। तो आपने देखा डेनमार्क वाया ग्रीनलैंड। और इसके बाद एक कंट्री आती है दैट इज़ द नॉर्वे। अब एक गलती हो जाती है हमें कई बार, क्या होता है कि जैसे इसे हम लेते हैं, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। देखो, आप सबको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको अनफिल्ड पॉलिटिकल मैप सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स के डाउनलोड करके फिल करने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जब तक आप वो पॉलिटिकल मैप फिल नहीं करते हैं तब तक आपको कंट्री और कंट्रीज़ के बॉर्डर क्लियर नहीं होते। तब तक आपको नहीं पता चलता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री लगभग अप्रॉक्स एक आइडिया किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, किस सी या किस ओशन के किनारे है और किसकी क्या कैपिटल है। अब ऑलमोस्ट हमारे क्लास के स्टूडेंट 2-3 बार ये मैप फिलिंग प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट उन्होंने नहीं की है वो ये करें।
एटलस के थ्रू ही स्टडी करनी जरूरी है, तभी आपको कमांड आती है। जैसे अगर आप बात करते हैं तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, ये आप वर्ल्ड की कोई भी कैपिटल आपके टिप्स पे होंगी अगर आप मैप फिलिंग प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ एक कंट्री आ जाती है नॉर्वे। अब अगर नॉर्वे इस तरह से रहता तो कोई इशू नहीं था, ये तीनों ही आर्कटिक ओशन को कवर करती, लेकिन नॉर्वे कुछ इस तरह है, ऐसे है, जो स्वीडन एंड फिनलैंड को नॉर्दर्न एरिया में रोक देता है आर्कटिक ओशन टच करने से। इसलिए अगर आप मैप क्लोजली देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, लुक एट द नॉर्वे, नॉर्वे ऊपर तक जा रहा है और नॉर्वे बॉर्डर शेयर करता है रशिया से, नॉर्वे बॉर्डर शेयर करता है रशिया से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मरमांस्क, द मरमांस्क पोर्ट एंड द इंडस्ट्रियल बेल्ट। ये आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमने एक एक वर्ड, एक एक कंसेप्ट बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे लुम्बरिंग एंड टिम्बर कितने इंपॉर्टेंट हैं और शिप इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंटली वर्क करती है। तो नॉर्वे एक और कंट्री है। तो टोटल हमने देखा, अगर आपको कोई पूछे तो टोटल कितनी कंट्रीज है? 5। इन्हें हम कहते हैं आर्कटिक 5, आर्कटिक 5। तो अब हम देखें तो कितनी कंट्रीज में बॉर्डर शेयर किया है। पहली कौन सी थी अनमोल? रशिया, दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरी कनाडा, चौथी डेनमार्क वाया ग्रीनलैंड, एंड पांचवी अभी बताया नॉर्वे वाया स्वेलबर्ड आर्किपेलागोस। यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स आ जाते हैं और यहाँ पर ये देखो, ये येलो कलर के आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी छोटे छोटे दिख रहे हैं कि नहीं भाई? yes, sir। इन सभी के सभी आइलैंड्स को हम क्या कहते हैं? स्वेलबर्ड। इनकी इंपॉर्टेंस अभी समझ आ जाएगी, स्वेलबर्ग आइलैंड्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ओके, स्वेलबर्ग, स्पिट्सबर्गन, ये सारे वर्ड अभी क्लियर हो जाएंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया स्वेलबर्ग ट्रीटी का मेंबर है सिंस 1920। ओके, तो कुल मिलाकर के ये थे वो कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करती हैं। अब हमने ये बोला कि 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाया लैंड, 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ओशियन वाटर। ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें, मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन हुआ? रशिया। मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट रशिया है। और इसको अगर इस तरह से इमेजिन करें, क्योंकि आर्कटिक ओशियन ये नॉर्थ पोल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो लुक एट द मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट रशिया। अगर ये पूरा सरकम पोलर ले लें तो सरकम पोलर का हाफ रशिया के पास है ना। मतलब अगर ये पूरा सरकम पोल सर्कल ड्रॉ करें हम, तो सरकम पोलर हाफ देखिए रशिया के पास जा रहा है, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर हम बात करें इस पूरे आर्कटिक रीजन की, तो आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, उसके अबव हम देखें तो अप्रॉक्स 4 मिलियन पॉपुलेशन उन इंडिजिनियस लोगों की, जिनमें एल्यूशियन ट्राइब्स आ जाती हैं, कई तरह की एल्यूशियन ट्राइब्स जो यहाँ पर रहती हैं, ये अलास्का रीजन, जिसमें एस्कीमोस, जिनको आप एक जनरलाइज सेंस में कह देते हैं एस्कीमोस, ये सारी ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी 4 मिलियन पॉपुलेशन है, 40 लाख लोग। इसमें से 2 मिलियन यानी कि नियर अबाउट हाफ मिलियन पॉपुलेशन रशिया में कंसंट्रेट करती है। लैंड का बड़ा हिस्सा रशिया के पास, वाटर का बड़ा हिस्सा रशिया के पास, पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा रशिया के पास, तो बड़ा स्टेक होल्डर भी रशिया है। एंड रशिया इज़ वेरी मच अग्रेसिव अबाउट द आर्कटिक ओशियन रीजन। ये आर्कटिक जो अभी हमने आपको दिखाया, हम इसकी चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, इसका सवाल कहाँ से पैदा हो गया, उसके कारण अब समझा देते हैं। देखिए, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आफ्टर 1760, जब फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन हुआ यूरोप में, उसके बाद सेकेंड फेज़ की बारी आई 1861 तक आप पीक पे चले गए। 1760 से 1861 के बीच में ही बड़े लेवल पर कार्बन एंड फॉसिल बेस्ड कंटेंट को फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी एज अ सोर्स यूज़ किया जाने लगा था। इसकी वजह से कार्बन एमिशंस बढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर में। समय आगे बढ़ा, 1900 आया। 1900 के अराउंड हमें कहीं कहीं इम्पैक्ट फील होने लगे थे कि जैसे शायद ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में कोई फ़र्क आ रहा है। समय थोड़ा सा आगे बदला, 1900 के अराउंड हमने आर्कटिक ओशियन के अराउंड आइस मेल्टिंग के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखना शुरू किया। 1930s के अराउंड ये क्लियर हो गया कि आर्कटिक ओशियन रीजन की आइस शीट्स के ऊपर बढ़ रहे टेम्परेचर का असर पड़ रहा है। 1950s के अराउंड हमने बड़े एपिसोड्स देखे
आर्कटिक ओशन की आइस मेल्ट होने का। और 1979 के अराउंड हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस आ गई और उन सैटेलाइट इमेजेस से ये एस्टैब्लिश ही हो गया कि बड़ी तेज़ी से आर्कटिक ओशन रीजन की आइस मेल्ट हो रही है। और आज की डेट में अगर आप कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वजह से या अदर ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन लोअर एटमॉस्फेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर में बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर राइज हुआ है ग्लोबली पिछले 250 सालों के दौरान, इस टेम्परेचर राइज का जितना इम्पैक्ट अदर ग्लोब पे पड़ा है उससे दुगनी रफ्तार से ये टेम्परेचर राइज बढ़ा है आर्कटिक रीजन में। जितना वर्ल्ड लेवल पर टेम्परेचर राइज हो रहा है उससे दुगनी रफ्तार से ये राइज कर रहा है आर्कटिक रीजन में, और इसकी वजह से आइस वहाँ पर मेल्ट हो रही है। तो ये एक आस्पेक्ट है। इस आइस मेल्ट होने की वजह से हमने इसे क्लाइमेट चेंज फिनोमेना से जोड़ करके देखा कि बड़े सारे क्लाइमेटिकल चेंजेस इंड्यूस हो जाएंगे। रेनफॉल के पैटर्न जो हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे, जो फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, सी वाटर लेवल बढ़ जाएंगे, जो कोस्टल लैंड है वो इनंडेट हो जाएंगे, डूब सकते हैं, आइलैंड्स जो हैं वो डूब सकते हैं, कोस्टल एरियाज़ में फ्रेश वाटर की जगह सलाइन वाटर इंट्रूड कर जाएगा और वाटर सोर्सेज कंटेमिनेट हो सकते हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया। टेम्परेचर बैलेंस बिगड़ सकता है ओशियंस का, ओशियंस की सैलिनिटी एंड एसिडिटी में अंतर आ सकता है। ये सारा हमने अभी लेक्चर्स में कवर किया। ये सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी चलती रही। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, जहाँ एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग कई तरह के प्रॉब्लम्स, और अगर आप इन प्रॉब्लम से निपट करके कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं तो हम इन्हें कहते हैं चैलेंजेस। जहाँ एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग कई तरह के चैलेंजेस पोज कर रही है जिन्हें अगर आप सही ढंग से निपट लेते हैं तो शायद आप एक बेटर स्टेज पे पहुँचें, ऐसे में कई अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफर कर रहा है। ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, ऐसा इकोनॉमिस्ट कहते हैं, कमर्शियल सेक्शन कहते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर की जा रही हैं ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा, इन अपॉर्चुनिटीज़ में से एक अपॉर्चुनिटी यही है कि आर्कटिक ओशन रीजन की ये जो आइस मेल्ट हो रही है ये नई तरह के मिनरल रिसोर्सेज को जो अब तक अनटैप्ड थे उन्हें अनवाइंड करेगी, सरफेस पर लेकर के आएगी। नए कमर्शियल रूट्स ओपन होंगे, नए तरह के ट्रेडिंग रिलेशंस फॉर्म होंगे और नए तरह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के सोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि आज की डेट में डिबेट इस बात को लेकर के है कि आने वाले समय में कमर्शियल इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट, ट्रेडिंग इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल कंसर्न। क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम जो गेन आप अचीव करते हैं वाया द चीप सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, वाया द ग्रोथ, वाया द इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं दुगनी रफ्तार से ख़त्म होते हैं वाया क्लाइमेटिक डिवास्टेशंस, वाया जो भी जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जो कैलमिटीज़ आती हैं। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे से इक्वेट करें तो एक छोटी सी पॉपुलेशन की समृद्धि बड़ी पॉपुलेशन को नकारात्मकता और अंधकार में ढकेल सकती है। इस बात पे से वे करना होता है, वजन करके देखना होता है। तो साइंटिस्ट बड़े लंबे समय से इस बात को चिंतित हैं कि जो क्रायोजेनिक स्फीयर है, अब मैंने ये वर्ड यूज़ क्यों किया है कि कई बार क्या होता है कि बहुत डीपली पढ़ाई करने के बाद भी, जैसे आपको अब तक सारी एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ाई हैं, सारा ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट पढ़ाया, आप कहेंगे क्रायोजेनिक स्फीयर के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है और उस इम्पैक्ट से वो क्रायोजेनिक स्फीयर जब इम्पैक्ट हुई उसने ग्लोब के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला ये तो पढ़ाया ही। तो क्रायोजेनिक स्फीयर वर्ड इज़ वेरी सिंपल, उसको समझ लेंगे तो सारा अगला चेन समझ आ जाएगा। और ऐसा नहीं समझना कि ये कोई आउटर स्पेस में कोई लेयर है, कोई स्फीयर है। क्रायोजेनिक स्फीयर देखो पूरे ग्लोब के ऊपर डिफरेंट वर्जन्स में, जैसे आइस शीट्स, जैसे ओशियन एंड सी आइस, स्नो कवर, ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट, इन सभी वर्जन्स में आइस रहती है। और जो अति ठंडा है, शीत है, उसे हम क्रायो कहते हैं। तो पूरे ग्लोब के इन रीजन्स को हम कंबाइंड वे में क्रायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोस्फीयर। और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर रेज हो रहा है उसका इम्पैक्ट ग्लोब की कौन सी स्फीयर पे मेनली हो रहा है? क्रायोस्फीयर। और सबसे ज़्यादा नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ही हो रहा है। हमने देखा
और वो भी क्रायोस्फीयर ही है एक तरह की। तो इसलिए क्रायोस्फीयर इम्पैक्ट हो रही है, क्लाइमेट चेंज इसी की वजह से फिर इम्पैक्ट हो रहा है आगे। आई बात समझ में? तो इसलिए उसका क्या इम्पैक्ट है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग वाले चैप्टर को देखिए, ओशन एसिडिफिकेशन को देखिए, एसिड रेन को देखिए, वो सारा समझ आ जाएगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मुद्दे की कहानी है, कुछ चीज़ों को समझिए। देखिए, पूरा वर्ल्ड जो है उसको जोड़ने का एक आधार व्यापार रहता है, इकोनॉमी रहती है, फिर इसी की वजह से कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर कल्चर का, लैंग्वेज का, वैल्यूज़ का, कस्टम्स का एक्सचेंज कहीं ना कहीं आधार बनता है एक व्यापार। व्यापार से ही दुनिया जुड़ी हुई है। तो ये जो व्यापार के रास्ते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के राउंड आपको कल्चरल असिमिलेशंस और बाकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी तक दो बहुत इंपॉर्टेंट रूट हैं वर्ल्ड लेवल पर, वो कौन से हैं? समय समय दर भारत व्यापार के लिए रास्ते चुनता रहा। वो रास्ते कौन से थे? किसी ज़माने में भारत और पाकिस्तान का ये कंबाइंड एरिया, यहाँ भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ एरिया मेनली, इनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता बसी। और सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा ये पूरा ईरान क्रॉस करके ये इराक के इलाके में टिग्रिस और यूफ्रेट नदियों के बीच, और फिर यहाँ से एक क्रेसेंट बनता था, एक ऐसा क्रेसेंट बनता था जिसे हम फर्टाइल क्रेसेंट कहते थे। इसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते थे। तो मेसोपोटामियंस के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलेशन था, और ये रिलेशन ओवर द लैंड हुआ करता था। रिलेशन कोस्टल भी होते थे, क्योंकि हमें एविडेंसेस मिलते हैं गुजरात के लोथल से कि वहाँ पे डॉकयार्ड हुआ करते थे, लेकिन वो डॉकयार्ड शायद रिवरिन डॉकयार्ड था। तो ये सारे प्रमाण हमें मिले हैं। सऊदी अरेबिया की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन थे, क्योंकि वहाँ से हमें हमारी सील्स मिली हैं और वहाँ से आने वाले यहाँ पर पाए गए वेसल्स मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों से प्रमाणित सिद्ध हुए, हम हिस्ट्री के लेक्चर में समझा चुके हैं। समय आगे बढ़ा, समय बदला, भारत में अलग अलग सेगमेंट्स आने लगे। पर्शियंस आए, देन ग्रीक्स आए। पर्शियंस एंड ग्रीक्स जब आने शुरू हुए, उसके बाद आपके ओवर द लैंड ये मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर जब आया 326 BC, आपके उनके साथ लैंड रिलेशंस बिल्डअप हुए, एंड दैट लैंड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी समय में एक लैंड और एक ज़रिया और इम्पॉर्टेंट होता था, जो चाइना से निकलती एक सड़क थी जो यहाँ से गुजरती थी, जिसे आप सिल्क रूट कहते हैं, क्योंकि चाइनीज़ सिल्क बहुत फेमस हुआ करती थी। तो ओवर द लैंड कनेक्टिविटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। समय आगे बढ़ा, आप यूरोप की इंटरनल मार्केट्स के थ्रू जुड़े, और वो ट्रेड भी ओवर द लैंड हुआ करता था, या ओवर द सी भी हुआ करता था, लेकिन ये वेस्ट एशिया तक वाया लैंड आया करते थे, उसके बाद वाया ओशियन रूट फॉलो होता था। लेकिन समय बदल गया, और समय बदलने के साथ साथ 1453 तुर्किश जो ऑटोमन तुर्क थे, उन्होंने ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, जो बाइजेंटाइन एम्पायर होता था, उसकी कैपिटल होती थी। बाइजेंटाइन एम्पायर क्या था? ईस्टर्न रोमन एम्पायर। कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा किया और उसका नाम पड़ गया इस्तांबुल। तो उस समय से ये जो रूट है, इस रूट से ट्रेड करना यूरोपियंस के लिए फ़ायदेमंद नहीं रह गया। हैवी टोल ड्यूटीज़ ली जाती थी तुर्किश लोगों के द्वारा, जो ऑटोमन तुर्क थे, और दूसरा उनका कहना यह था कि हमें मोनोपोली चाहिए, व्यापार हम करेंगे। इसके लिए नए रूट्स ढूंढे गए, और ये रूट्स सारे के सारे स्पेन, पुर्तगाल, इन्होंने प्रयास किए अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लगते हुए, ये केप ऑफ गुड होप से होकर के ये यहाँ पहुँचे आप कैलीकट केरल के। यकायक ही आप देखिए कंसेप्ट ही बदल गया। जो सिटीज़ और जो स्टेट्स ओवर द लैंड रूट की वजह से पहले विकसित थे, धीरे धीरे समय बदला, ओशियन रूट्स प्रोमिनेंट हुए, फिर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ, तो आप देख सकते हैं शहर ही बदल गए। बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता इंपॉर्टेंट हो गया, उन्हीं के अराउंड आबादी बसने लगी, नए इंडस्ट्रियल सेंटर, नए ट्रेडिंग सेंटर, नए कमर्शियल सेंटर एग्जिस्टेंस में आए, नए कल्चरल सेंटर बने, पुराने अबैंडन हो गए। तो ट्रेड रूट्स ऑलवेज डिसाइड करते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी का, कल्चर का एंड कस्टम का फ्लो किस डायरेक्शन में और किस कंसंट्रेशन में रहेगा। ऐसे में सिचुएशन आज की डेट में कहाँ खड़ी है, जब हम आर्कटिक ओशन के पिघलने, आइस के पिघलने की बात कर रहे हैं। ग्लोब से समझाते हैं, पहले यहाँ से समझो। देखो, वर्ल्ड लेवल पर कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट हैं जो आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड एम्स्टर्डम कैपिटल है ना उसकी,
और यहीं पर एक पोर्ट आता है रॉटरडैम। देखो यूरोप से एक नदी गुजरती है जिसे हम कहते हैं राइन, द रिवर इज राइन। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम राइन के बारे में बहुत डीपली पढ़ा चुके हैं। अब राइन रिवर जो गुजरती है एक पॉइंट पे ये जर्मनी फ्रांस के बीच में बॉर्डर भी बना देती है। और जर्मनी द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एरिया आता है द रुर। रुर इंपॉर्टेंट कोल एंड आयरन बेल्ट है जर्मनी का, इसलिए इंडिया के झारखंड को भी, छोटा नागपुर प्लेट्यू को भी रुर कहते हैं, द रुर ऑफ इंडिया। तो ये जो राइन रिवर गुजरती है जिस एरिया से, वहाँ पर इंपॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट आयरन स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, कोल बियरिंग एरिया है ये, ऑप्टिकल नेटवर्क्स, ऑप्टिक्स यानी कि कांच की इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। और इसी तरह से फ्रांस में भी इसी तरह के स्मेल्टर प्लांट्स और ये सब है। ऊपर जाते हैं लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जो कि कमर्शियल सेंटर है, बड़े हब है वर्ल्ड के, इसलिए बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, यहाँ पर आप बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑफिसेस देखते हो। और फिर हम ऊपर जाते हैं और नीदरलैंड के वाया होते हुए राइन रिवर जो है रॉटरडैम के थ्रू चली जाती है ओशियन के अंदर। और यहाँ पर क्या है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल जो यूरोप को डिवाइड करता है यूके से। तो रॉटरडैम पोर्ट एक टाइम पे तो सबसे बिजिएस्ट, और आज वन ऑफ द बिजिएस्ट है। आज दुबई पोर्ट है, सिंगापुर पोर्ट है, देयर आर डिफरेंट पोर्ट्स, बट इट इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट, क्योंकि यूरोप में सामान आना और यूरोप से सामान जाने का ये एक आधार है रॉटरडैम। और दूसरी खासियत, रॉटरडैम यूके के साथ है, मतलब यूके के प्रॉक्सिमिटी में बनाया गया। क्यों? क्योंकि यूके एक कॉलोनियल पावर रहा हर किसी समय में। जिन जिन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को पेनिट्रेट किया, तो इंग्लिश सिखाई। वहाँ पर गवर्नमेंट सिस्टम यूके जैसा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन यूके जैसा है, थोड़े थोड़े कमर्शियल नेटवर्क भी वैसे ही डेवलप हुए, तो लैंग्वेज एफिनिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मैच करता है, जैसे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम इन द इंडिया एंड द पार्लियामेंटेरियन सिस्टम इन द ब्रिटेन। तो ऐसे में यूके को चुनती हैं बहुत सारी कंट्रीज़ टू पेनिट्रेट इनटू द यूरोपियन यूनियन। तो यूके में बनाए जाते हैं हेड ऑफिसेस, यूके में लगाए जाते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यूके में लगाए गए हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूरोप के साथ डील करने के लिए। तो रॉटरडैम पोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देन, क्योंकि अमेरिका है चाहे एशियन कंट्रीज़ हैं, यूके को बेस बना लेती हैं। तो रॉटरडैम पोर्ट हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। अब होता क्या है, अगर आज की डेट में मैं आपसे ये कहूँ कि भारत नहीं, जापान का एग्जांपल लेते हैं और जापान की सिटी को कोड करते हैं, दैट इज़ योकोहामा, टोक्यो के बिल्कुल नीचे योकोहामा। अगर हम कहते हैं कि यूरोप से सामान जापान आना है, योकोहामा आना है, तो हमें कौन कौन से रास्ते फॉलो करने हैं? तो देयर आर 2-3 वेज जो फॉलो होंगे। अगर तो कार्गो साइज इज़ स्मॉल, तो आप राइन रिवर को फॉलो करिए, जो कि सेंटर है एक तरह से यूरोप का। जर्मनी भी आता है, इटली, मेडिटेरेनियन सी के प्रोडक्शन बेल्ट भी आते हैं, और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ के जो नॉर्दर्न हाफ वो डेवलप्ड हैं, साउदर्न हाफ आज भी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर पे टिके हुए हैं। तो राइन वैली से वाया सामान मेडिटेरेनियन आ जाएगा, और मेडिटेरेनियन से ये होते हुए यहाँ पर सूज कनाल है। सूज कनाल आपको पूछा जाएगा किन किन 2 सीज़ को कनेक्ट करती है, तो आंसर करना है तो द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। तो सूज कनाल के माध्यम से आप रेड सी में घुसेंगे, और यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन। तो ये अदन गल्फ है, गल्फ ऑफ अदन। गल्फ क्या होती है? जब भी आप वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं तो आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे। ये बे है, ये गल्फ है, इस तरह से दिखने लगेंगी आकृतियाँ। तो गल्फ ऑफ अदन है यहाँ पर, और ये जो अरेबियन सी एंड रेड सी को जोड़ती है ये पतली जल की धारा, ये है बब अल मंदेब स्ट्रेट। गल्फ ऑफ अदन, अदन गल्फ तो अदन की है, लेकिन स्ट्रेट कौन सी है? बब अल मंदेब स्ट्रेट। कोई भी टॉपिक जब आप इस तरह का इंटरनेशनल कैपेसिटी का करते हैं जिसमें वर्ड जियो पॉलिटिक्स है, जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिक्स रिलेटेड विद द ज्योग्राफी। तो जब आप देखते हैं कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये सी क्या है, सपोज जैसे कारा सी कहाँ है, तो आप क्या करते हैं? सारे उस सीज याद करने लग जाते हैं वर्ल्ड के, तो मेमोरी में नहीं रहेंगे। देखिए उन सालों में जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट कौन सी रही, वहाँ पर जो चीज़ें चर्चा में हैं वो क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। लेकिन आपको कभी भी कारा सी याद नहीं होगा अगर आपने एक बार मैप पे सारे सीज नहीं देखे। तो वंस इन अ प्रेपरेशन, वंस इन अ लाइफ टाइम यू हैव टू वर्क ऑन ऑल द बिग ओशियंस एंड द सीज, देन कारा सी कभी भूलेगा नहीं। अब होता क्या है कि बब अल मंदेब स्ट्रेट हमें नहीं भूलेगी। अब इसके वाया ये शिप आया और ये गया यहाँ पर नीचे, श्रीलंका और इंडिया के बीच से गुजरा तो पाल्क स्ट्रेट, एक और स्ट्रेट आ गई,
पाक स्ट्रेट। तो श्रीलंका इंडिया के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट से गुजरा, आगे पहुंचा और ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आ गई स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट से ये गुजरा इस तरह से ऊपर, और ये नॉर्थ सी, साउथ चाइना सी होते हुए ये सीधा पहुंच गया योकोहामा। लंबाई देखो, रास्ते की लंबाई देखो, यहाँ से शुरू हुआ रॉटरडैम से, हमने राइन वाला रूट फॉलो किया, फिर ये स्विस कनाल में आया, और फिर ये यहाँ से गुजरा बाब अल मंदेब स्ट्रेट से, ये पाक स्ट्रेट से गुजरा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरा। तो ये है पूरी जर्नी इसकी। सेकंड रूट कौन सा हो सकता है? आप रॉटरडैम से आए हैं, फ्रांस के वेस्टर्न कोस्ट, स्पेन के वेस्टर्न कोस्ट, और फिर आप एंटर हो गए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड करती है, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो स्पेन एंड मोरक्को को डिवाइड करती है। स्पेन इन द अफ्रीका एंड मोरक्को इन द स्पेन इन द यूरोप एंड अफ्रीका इन द अरे यार, स्पेन इन द यूरोप एंड मोरक्को इन द अफ्रीका। मोरक्को जहाँ पर हाई क्वालिटी के क्या होते हैं? जैतून, ऑलिव्स। मोरक्को इज नोन फॉर द ऑलिव्स। ओके, अब ध्यान में रहेगा। तो मोरक्को, अफ्रीका, स्पेन, और यहीं से ये मुस्लिम किंगडम्स थी। अरेबियन किंगडम का वेस्टर्न आर्म था। तो अरेबियन किंगडम की दो आर्म्स हैं, द ईस्टर्न आर्म दैट इज द मशरिक एंड द वेस्टर्न आर्म दैट इज मगरेब। मशरिक एंड मगरेब, सूर्य उदय होता है इधर से उधर डूबता है, इसलिए ये मोरक्को का ये यहाँ पर एटलस माउंटेन है। कौन से माउंटेन है? एटलस। तो ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं मगरेब, इस रीजन को हम कहते हैं मगरेब। ठीक है, और आज भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली। ओके, तो एक रूट ये है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर इंग्लिश में जैसे ही बोल देना, यहाँ से घुसते हो आप अंदर, मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हो, फिर वही स्विस कनाल, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, फिर पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और पहुँच गए। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि चोकिंग पॉइंट्स आर हाई लेवल, यहाँ पे चोक पॉइंट्स बहुत हैं, एंड पायरेसी इज रैम्पेंट। जैसे इस पर्टिकुलर एरिया को, ये जो रीजन है इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका का हॉर्न है ज्योग्राफिकली, और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। तो आपने फिल्में देखी होंगी द सोमालियन पायरेट्स, तो ये सोमालिया है। ये पर्टिकुलर रीजन इज वेरी डिवास्टेटिंग रीजन। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त शिप पायरेट कर लिए जाते हैं। जितने भी मिनरल ऑयल बेस्ड, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेस्ड वेसल्स हैं, उन्हें यहाँ पे कन्फिस्केट किया जाता है, या उन्हें यहाँ पर ट्रैच किया जाता है, लूटा जाता है, डिवास्टेट किया जाता है, कई बार सिंक भी कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। तो दिस रीजन इज़ वेरी डिफिकल्ट। अभी तो 2 शिप्स के बारे में भी कहानी आई, आपने देखा होगा, अभी खबरें आ रही थी। तो एक ये रिस्की रीजन है। इसके अलावा हम आगे गए, दैट रीजन स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ वेरी रिस्की। इंडियन ओशियन जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, रशिया का, ब्रिटेन का, अमेरिका का, सबका, चाइना का, इंडिया का, सबका इंटरेस्ट है। कभी भी अगर ये मलक्का स्ट्रेट चोक कर दिया गया तो चाइना जापान की सांस सूख जाएगी, सांस बंद हो जाएगी। कारण क्योंकि गल्फ एरिया से, पर्शियन गल्फ एरिया से ही सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ रही है, और ये चाइना जो कि हाई लेवल पर इंडस्ट्री बेस्ड कंट्री है, उसकी अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट ही रुक गई, जो कि हाइड्रोकार्बन है, फॉसिल फ्यूल है, तो फिर वो चोक हो जाएगा। इसलिए वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। एक तो रास्ता छोटा करना चाह रहा है, एक वो ये चोकिंग पॉइंट से बचना चाहता है। इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, CPEC, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से बचना ही चाहता है, ताकि आने वाले समय में कभी सॉवरेनिटी हार्म ना हो, कभी उसके इंटरेस्ट हार्म ना हो। तो एक तो ये कुछ चोकिंग पॉइंट है, कुछ पायरेसी रीजन्स हैं। और अगर हम यहाँ से आते हैं तो दैट रीजन मगरेब, मोरक्को का, ये रीजन ही जाना जाता है, यहाँ पे बारबेरियंस रहते हैं। यहाँ पे कौन रहते हैं? बारबेरियंस। क्यों बारबेरियन क्यों कहते हैं? बारबरिक एक्टिविटी करते हैं, बारबरिक, लूटने पाटने का काम। तो ये रीजन, दिस रीजन इज अ हॉट स्पॉट ऑफ पायरेसी। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पायरेसी होती है, जो ये एक टेंशन की बात है। तो एक रूट में इतने पायरेटिक जोन्स हैं, इतने चोकिंग जोन्स हैं, रिस्की और लंबा भी है। अब जादू देखते हैं, जादू क्या है, अल्टरनेटिव रूट क्या हो सकता है। टेम्परेचर राइज होने की वजह से आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है। कौन से सीजन में? समर सीजन में। और ऐसा बोला जाता है कि आने वाले समय में 2040 तक आर्कटिक ओशन पूरी तरह से समर आइस से फ्री हो जाएगा। समर मंथ में आइस होगी ही नहीं, ओनली वाटर होगा। विंटर में तो आइस होगी बेटा, वो तो हिमालय में भी होगी,
लेकिन समर में आइस नहीं होगी। तो फिर अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। कैसे? रॉटरडैम से शुरू हुए, ये नॉर्वे के साथ साथ लगते हुए गए और ये यहाँ से क्रॉस हुए, ये बैरेंट सी है, उसके बाद ये कारा सी होते हुए आगे बढ़े, ये लेफ्टेव सी है, देन आगे बढ़े ये ईस्ट साइबेरियन सी, बेरिंग स्ट्रेट से नीचे हुए और ये आ गए योकोहामा। फर्क नहीं लगा। जब हमने मैप देखा तो हमने पहले तो ये रूट देखा और अब हमने ये रूट देखा। अब ग्लोब के स्फेरिकल कैरेक्टर का जादू दिखाते हैं। ये तो आपने 2D में देखा, अब स्फेयर में देखिए, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। आइए, ग्लोब गोल है ना बेटा, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि नॉर्थ पोल में जाके सारी कंट्रियां पास पास में आ जाती हैं, बगल बगल में। ये रहा रॉटरडैम, देखा? अब रॉटरडैम से ये गए हम ऊपर, यहां से ये गए और यहां से नीचे जापान। ये फील कर लिया। अब आइए पुराना रूट फील कराते हैं। ये रॉटरडैम, ये रॉटरडैम, यहां से ये आए नीचे, यहां से मेडिटेरेनियन सी में एंटर हुए, यहां से सुएज कनाल में, यहां से पूरा अरेबियन सी, फिर यहां से पूरा बे ऑफ बंगाल, यहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहां से साउथ चाइना सी और ये पहुंचे योकोहामा। क्योंकि जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाते हैं बल्ज होता जाता है ना, मोटा होता जा रहा है ग्लोब, और नॉर्थ में तो सिकुड़ता जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये यहाँ 40% के रास्ते की कमी पड़ती है और 40% रूट कट हो जाता है। ठीक है, रॉटरडैम से वही योकोहामा अगर हम नॉर्दर्न सीज के थ्रू जाएं, इन्हें क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सीज, तो ये 40% रास्ता छोटा हो जाता है। बड़े ज़बरदस्त तर्क देते हैं ये लोग। ये कहते हैं सोचिए, जब रास्ता 40% कम हो जाएगा तो 13 से 14 दिन के सफ़र की कटौती हो जाएगी, जहाज़ के 13-14 दिन कम हो जाएंगे, उतना ही फ्यूल कम बर्न होगा, उतना ही कार्बन कम एमिशन होगा, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट कहते हैं पॉपुलेशन बर्डन रिड्यूस होगा, क्योंकि उतने ही 13 दिन कम लगेंगे, उतने ही कम लेबर लगेगी, जितनी कम लेबर लगेगी उतनी ही कम फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो फूड कॉस्ट रिड्यूस होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट रिड्यूस होगी, रिसोर्सेज पे प्रेशर कम पड़ेगा और मैंडेज कम होंगे, ऊपर से फ्यूल भी एफिशिएंट, मतलब कटौती कर देंगे। कहते सही बात है। तो ऐसे तर्क आपको दिए जाएंगे जब आप इस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं। बट द रीज़न इज, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 40% की जो कटौती की है उससे हमने एक मुनाफा कमाया ना, कि 40% रास्ता कम बढ़ गया। और जब हम कमर्शियल रिलेशंस की बात करते हैं तो वो 40% से हुई कटौती से मुनाफा जेब में जमा रखने के लिए नहीं किया, वो री इन्वेस्ट किया जाएगा और उससे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ कॉमर्स एंड वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी और इंक्रीज किया जाएगा। जैसा कभी किया गया था जब कैलिकट वाला रास्ता मिल गया था, वाया द केप ऑफ गुड होप। शुरुआती समय में ट्रेड चाहे कम रहा हो, लेकिन उस रास्ते से जो मुनाफे हुए उससे वॉल्यूम और इंक्रीज हुआ ट्रेड का। फिर जब ये रास्ता आधा हो गया था 1869 में सुएज कनाल बनने से, उसकी वजह से भी रास्ते की कटौती हुई। रास्ते की कटौती होने से जो मुनाफा हुआ उससे ट्रेड और फ्लरिश हुआ, उससे और इंडस्ट्री आई, उससे और कार्बन एमिशन बढ़ा, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट और बढ़ी। तो यह कहना कि एमिशन कम होगा क्योंकि रास्ता कट जाएगा, ये बहुत ही बोगस कंसेप्ट है। एमिशन बढ़ेगा क्योंकि मुनाफे बढ़ेंगे और मुनाफे इन्वेस्ट होंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी, फ्यूल और भी बर्न होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, क्योंकि ये इकोनॉमी है। इकोनॉमी में पिछली बार का मुनाफा अगली बार का निवेश बनता है, लास्ट टाइम का प्रॉफिट नेक्स्ट टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। आई बात समझ में? यही इकोनॉमी का सिद्धांत है। एक रास्ता समझा, आइए दूसरा जादू दिखाते हैं। ये जादू बहुत बड़ा है, ये तो अभी जो देखा इससे भी बड़ा जादू है। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जगह है सेटल, सेटल, ठीक है। अब आप इसे कैसे बुलाते हो यार, सिएटल, सेटल, वो आपके ऊपर है, हमें पढ़ाना आता है। इट इज़ सेटल। अब ये जो सेटल है, यहाँ से हमें व्यापार करना है रॉटरडैम से। एक ऑप्शन क्या है, ये मैंने बताया था पनामा इस्तमस है, तो यहाँ पर एक 84 किलोमीटर लंबी पनामा कनाल बना रखी है। जैसे ये इजिप्ट के यहाँ से सुएज कनाल काटी है,
वैसे यहाँ से एक पनामा कनाल बनाई है, और स्विस कनाल जोड़ती है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, पनामा कनाल जोड़ती है अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। आपको कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, 84 किलोमीटर की है जस्ट, तो क्या करते हैं, सेटल से शिप आता है नीचे, यहाँ पे यूएसए की लंबाई का ध्यान रखना इतनी है, तो सेटल से शिप आया नीचे, मैक्सिको देखिए लंबाई, मैक्सिको क्रॉस हुआ, ये पनामा कनाल के थ्रू एंटर हो गया कैरेबियन में, और इसके थ्रू वाया दो तरह से जाएगा, अगर तो छोटे शिप हैं तो वाया द कोस्ट, और अगर बिग है तो इस तरह से ट्रेवर्स करते हुए सीधा रॉटरडैम। यहीं पर सबसे ब्रॉड है अटलांटिक ओशियन, यहाँ से यहाँ के कंपैरिजन यहाँ पे देखिए, एक तो ब्रॉड है, ऊपर से रूट डायगोनल है, विड्थ को और बढ़ाता है, और दिस रीजन इज अ वेरी हाई पायरेटिक जोन, मैंने अभी बताया। अब ऑप्शन क्या है इसका, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है, ये सेटल है, यहाँ से ऊपर गए, ये बेरिंग स्ट्रेट, ये बेरिंग स्ट्रेट से ऊपर होकर के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड यहाँ गए, और यहाँ से सीधे जाते हुए हम रॉटरडैम आ गए, तो ये तो रूट ही बड़ा लंबा लगा। अब गोल ग्लोब की गोलाई दिखाते हैं, ये कुछ भी नहीं था, आइए, ये रॉटरडैम है, रॉटरडैम है, वो अमेरिका जो इतना दूर दिखा, आपको उसको घुमाओ ना, अब घुमाओ, ये रॉटरडैम है, ये अमेरिका है, अलास्का, ये देखिए सीधा रॉटरडैम एंड अलास्का, ऐसे लाइन ड्रॉ करो सीधी, और ये सारा ओशियन है, तो यहाँ से एंटर हो गए, यहाँ ये इतना भी नहीं हुआ जितना अमेरिका की लंबाई दिखाई थी मैंने, अभी तो मैक्सिको की पूरी लंबाई बढ़ी है, यहाँ पे आया एंटर, मैक्सिको जितनी लंबाई तय की, और सेटल, सेटल से अलास्का, अलास्का से सीधा रॉटरडैम। अब यहीं पे दूसरा रूट देखते हैं, सेटल, नीचे सेंट्रल अमेरिका, यहाँ से पनामा, यहाँ से क्रॉस करके अटलांटिक, और अटलांटिक से वाया यहाँ, तो 25% रास्ते की कटौती होती है, 25%। अगर आप पनामा स्ट्रेट की जगह, सॉरी पनामा कनाल की जगह, अगर आप नॉर्थ वेस्ट पैसेज जिसे कहते हैं, तो इन्हें नॉर्दर्न सी रूट्स कहते हैं, और दो तरीके हैं, एक नॉर्थ ईस्ट पैसेज और एक नॉर्थ वेस्ट पैसेज। अगर आप नॉर्थ वेस्ट पैसेज फॉलो करते हैं तो आप 25% कम रास्ते में पहुंच जाते हैं। ये दो बातें मैंने स्थापित कर दी। ये तभी हुआ जब ही ग्लोबल वार्मिंग हुई, उसकी वजह से आइस मेल्ट हुआ ना, टेम्परेचर रेज हुआ, और उसकी वजह से नए रास्ते खुले। क्यों? पहले तो यहाँ पर सॉलिड क्रिस्टल आइस शीट्स थी, तो उस पर तो शिप नहीं चला सकते, लेकिन अगर वो ओशियन बन गया, पानी की फॉर्म में आ गया, तो फिर तो ये सब हो सकता है। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? क्या काम ऐसे ही चलेगा? इसके प्रभाव क्या हैं? भारत का स्टेक क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज क्या कहता है, और आर्कटिक काउंसिल क्या कहती है? इंडिया का उसका ऑब्जर्वर स्टेटस बनना क्या बताता है? क्या बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये इंडिया के हित में है या विरुद्ध? उस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए अब असर समझने का प्रयास करते हैं। आपको वो पिक्चर तो हमने दिखा दी कि रास्ते छोटे हो जाएंगे, जो पिक्चर अंडरग्राउंड है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, मरीन लाइफ के ऊपर। वो समझ आ जाएगा तो सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। देखिए, आइस शीट्स एक खास तरह का हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं उन पे डिपेंड होने वाले खास एनिमल्स को। अगर आप बात करते हैं पूरे आर्कटिक ओशन की, तो आर्कटिक ओशन कुछ इन सीज में डिवाइड हो जाता है। आइए एक बार देखने का प्रयास करते हैं, लर्न करते हैं कौन कौन से सीज हैं, देखते हैं। सबसे पहले आइए, तो ये देखिए अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट पे ये चुकची, तो चुकची सी, ईस्ट साइबेरियन सी, लाप्तेव सी, कारा सी, बेरेंट सी। तो बेरेंट सी को लेकर डिस्प्यूट है नॉर्वे एंड रशिया के बीच में, अगर क्वेश्चन आए तो कर देना। तो बेरेंट सी, नॉर्वेजियन सी, फिर वाइट सी है जो दिख नहीं रहा, उसके बाद सीधा ऊपर आ जाएंगे ब्योफोर्ट सी, और वापस आ गए चुकची। तो ब्योफोर्ट सी को लेकर के डिस्प्यूट है कनाडा एंड अमेरिका के बीच में। वापस आते हैं, चुकची